और आज के इस अध्ययन का नियम बहुत ही सीधा है। ये बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह होने वाला है। हम स्क्रीन पर मौजूद पीडीएफ के हर एक पेज, हर एक हेडिंग और हर एक लाइन, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए पहले पेज से शुरुआत करते हैं। मैं नोट्स की पहली लाइन बिल्कुल शब्दशः पढ़ता हूं। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, कक्षा 12 भौतिकी, अध्याय 9, एनसीईआरटी आधारित संक्षिप्त नोट्स। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक तरफ दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, बीच में एक प्रिज्म रखा है जिससे सफेद प्रकाश 7 रंगों में बट रहा है, और दाईं ओर मानव नेत्र का चित्र है जिसमें प्रकाश प्रवेश कर रहा है। अच्छा, तो मतलब ये चित्र इस पूरे चैप्टर की एक तरह से विजुअल समरी दे रहा है। एकदम सही। और जो लाइनें अभी आपने पढ़ी, बच्चों को इसका मतलब समझना बहुत आसान है। प्रकाश हमेशा एक सीधी लाइन में ही चलता है, और निर्वात में मतलब अंतरिक्ष जैसी जगह जहां हवा भी नहीं है, वहां इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। माँ, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, ये जो 400 से 750 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य है, क्या सिर्फ यही वो प्रकाश है जिसे हम देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हमारे आसपास रेडियो वेव्स या एक्सरे जैसी बहुत सी तरंगें हैं, लेकिन हमारी आंखें सिर्फ इसी विजिबल स्पेक्ट्रम को देख पाती हैं। खैर, चलिए अब पेज 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पेज 2 की हेडिंग है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। मैं इसके सभी बिंदु पढ़ता हूं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, परावर्तन के नियम, कोण I बराबर कोण R, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में, ध्रुव P, दर्पण का ज्यामितीय केंद्र, वक्रता केंद्र C, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण भाग है, मुख्य फोकस F, जहां समांतर किरणें मिलती हैं, फोकस दूरी F बराबर R/2। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, बाईं ओर एक अवतल दर्पण है जिसे कॉन्केव कहते हैं, जो किरणों को एक बिंदु F पर सिकोड़ रहा है, और दाईं ओर उत्तल या कॉन्वेक्स दर्पण है जो किरणों को फैला रहा है। तो इसे हम बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ी गेंद हो, अगर हम उस गेंद का एक छोटा सा हिस्सा काट लें तो उस पूरी गेंद का जो सेंटर होगा वही हमारे दर्पण का C यानी वक्रता केंद्र होगा, है ना? बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और परावर्तन के नियम तो बहुत ही सरल है। प्रकाश जिस कोण पर दर्पण से टकराएगा, बिल्कुल उसी कोण पर वापस भी जाएगा। और रही बात फोकस दूरी की, हाँ, फोकस दूरी F बराबर R/2। बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब है कि जो फोकस बिंदु होता है वो दर्पण के ध्रुव और उस वक्रता केंद्र के बिल्कुल बीचों बीच होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या का ठीक आधा। चलिए अब पेज 3 पर चलते हैं। यहाँ हेडिंग है चिन्ह परिपाटी और दर्पण समीकरण। नोट्स में लिखा है सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती हैं। आपतित प्रकाश की दिशा धनात्मक, विपरीत दिशा ऋणात्मक, ऊपर की ऊंचाई धनात्मक, नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। रेखीय आवर्धन m बराबर h' बराबर -v/u। एग्जाम नोट, यदि m ऋणात्मक तो वास्तविक और उल्टा, यदि m धनात्मक तो आभासी और सीधा। और यहाँ चित्रों में दिखाया गया है कि एक ग्राफ की तरह दर्पण को रखा गया है जिसमें x और y एक्सिस हैं, p मूल बिंदु है और दिशाओं के अनुसार प्लस और माइनस चिन्ह दर्शाए गए हैं। तो मतलब बच्चों को इसे रटने की जरूरत नहीं है, बस गणित के ग्राफ पेपर की तरह इमेजिन करना है। बिल्कुल सही। और जो एग्जाम नोट है वो बहुत जरूरी है। अगर रेखीय आवर्धन यानी m माइनस में आता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है और उल्टा है। अच्छा, तो m के माइनस होने का सीधा संबंध वास्तविक और उल्टा होने से है। आगे बढ़ते हैं। पेज 4 की हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। मैं पढ़ता हूं। अपवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का मोड़ना। स्नेल का नियम, sin I बटा sin R बराबर n/1, जो कि एक नियतांक है। अपवर्तनांक n/1 बराबर v1 बटा v2। आभासी गहराई, n बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, पहली तस्वीर में प्रकाश की किरण हवा, जो कि विरल माध्यम है, वहां से कांच यानी सघन माध्यम में जाकर अभिलंब की ओर मुड़ रही है।
दूसरी तस्वीर में पानी के बर्तन में रखा एक सिक्का अपनी असली गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है। तो अपवर्तन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की गाड़ी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो उसकी स्पीड बदल जाती है। हाँ, और स्पीड बदलने की वजह से ही वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। जैसे किसी गाड़ी का एक पहिया अचानक पक्की सड़क से रेत में चला जाए तो गाड़ी मुड़ जाती है। और दैनिक जीवन में वो सिक्के वाला उदाहरण तो हम सबने देखा है। एकदम सही। अब सिक्के वाले केस में प्रकाश पानी से हवा में आते वक्त मुड़ता है, पर हमारा दिमाग सोचता है कि प्रकाश सीधे ही आ रहा है, इसलिए हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ यानी आवासी गहराई पर दिखता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। अब पेज 5 पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR। जब आपतन कोण आए क्रांतिक कोण IC से बड़ा हो तो प्रकाश सघन माध्यम में वापस लौट आता है। शर्तें: 1. प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। 2. आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। सूत्र: साइन IC बराबर 1/N12। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि पानी यानी सघन माध्यम से हवा यानी विरल माध्यम में जाती हुई किरणें हैं। किरण 1 थोड़ा मुड़ रही है, किरण 2 पानी की सतह के बिल्कुल समांतर हो गई है, जिसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। हाँ, और जो किरण 3 है वो तो पानी के अंदर ही वापस लौट रही है। बिल्कुल, और यही TIR है। बच्चों को ये समझना होगा कि ये एक ऐसी खास स्थिति है जहां अपवर्तन अचानक से परावर्तन में बदल जाता है। प्रकाश दूसरे माध्यम में जा ही नहीं पाता। और मुझे लगता है कि इसकी दोनों शर्तें बच्चों को अच्छे से याद रखनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये बहुत बार पूछा जाता है। जी हाँ, सघन से विरल और कोण का बड़ा होना, ये दोनों पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब पेज 6 पर देखते हैं। TIR के अनुप्रयोग मैं पढ़ता हूं। मरीचिका, रेगिस्तान में जल का भ्रम, वायु घनत्व में अंतर के कारण। हीरा, उच्च अपवर्तनांक 2.42 और छोटे क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री के कारण चमक। प्रकाशिक तंतु, बिना ऊर्जा ह्रास के संकेतों का संचरण। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है 3 बॉक्स हैं। पहले में एक खजूर का पेड़ और रेगिस्तान में पानी का भ्रम दिख रहा है। दूसरे में एक चमकता हुआ हीरा है जिसके अंदर किरणें टकरा रही हैं, और तीसरे में एक प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर है जिसके अंदर किरण जिगजैग तरीके से आगे बढ़ रही है। ये बहुत ही कमाल की बात है कि कैसे एक ही विज्ञान का नियम प्रकृति में मरीचिका बना रहा है, आभूषणों में हीरे को चमका रहा है और हमारी तकनीक में इंटरनेट का डेटा भेज रहा है। बिल्कुल, और हीरे वाले बिंदु पर अगर बच्चे ध्यान दें तो 24.4 डिग्री का कोण बहुत छोटा होता है। इसका मतलब है कि प्रकाश एक बार अंदर गया तो उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अंदर ही टकराता रहता है और इसीलिए हीरा इतना चमकता है। अच्छा, तो क्रांतिक कोण जितना छोटा होगा TIR उतना ही ज्यादा होगा। अब पेज 7 और 8 पर चलते हैं। पेज 7 है गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। सूत्र है विरल N1 से सघन N2 माध्यम में अपवर्तन के लिए सूत्र N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। यह सूत्र उत्तल और अवतल दोनों पृष्ठों के लिए मान्य है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि पेज 7 पर एक गोलीय सतह है जहाँ बिंदु O से किरण निकलकर बिंदु I पर मिल रही है। 1/F बराबर N21 माइनस 1 गुणा 1/R1 माइनस 1/R2। फिन लेंस फॉर्मूला 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। साइन कन्वेंशन नोट, उत्तल लेंस F धनात्मक, अवतल लेंस F ऋणात्मक। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है पेज 8 पर एक लेंस है जिसकी 2 सतहें हैं, सरफेस 1 और 2, और उनके केंद्र C1 और C2 साफ दिखाए गए हैं। ये जो दोनों सूत्र हमने पढ़े, ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? हाँ बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं ये। पर मैं एक बात सोच रहा था, इसे लेंस मेकर सूत्र ही क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऑप्टिशियन होते हैं, जो चश्मा बनाते हैं, वो इसी सूत्र का उपयोग करते हैं। आपकी आंखों को कितने पावर की जरूरत है उसके हिसाब से वो कांच की सतह को गोलाई देते हैं। क्या बात है, एकदम रियल लाइफ एप्लीकेशन। खैर, अब पेज 9 और 10 देखते हैं। पेज 9 पर है लेंस की क्षमता और संयोजन। क्षमता पावर P, फोकस दूरी का व्युत्क्रम 1/F, मात्रक डायोप्टर D। P बराबर 1/F मीटर में। संयोजन 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस डैश डैश।
P बराबर P1 प्लस P2। कुल आवर्धन M बराबर M1 गुणा M2। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि पेज 9 पर दो उत्तल लेंस एक साथ जोड़े गए हैं। और पेज 10 है प्रिज्म से अपवर्तन। विचलन कोण A प्लस डेल्टा बराबर I प्लस E। न्यूनतम विचलन डेल्टा M जब I बराबर E हो। प्रिज्म फॉर्मूला N21 बराबर साइन A प्लस डेल्टा M बटा 2 पूरे के बटे में साइन A बटा 2। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजर रही है और एक ग्राफ है जो दिखाता है कि एक निश्चित कोण पर जहाँ I और E बराबर हैं, वहाँ विचलन सबसे कम हो जाता है। तो क्षमता को आसान शब्दों में कहें तो फोकस दूरी जितनी कम होगी, लेंस प्रकाश को उतना ही ज्यादा मोड़ेगा, मतलब लेंस उतना ही ताकतवर होगा। एकदम सही। और प्रिज्म वाले भाग में ये न्यूनतम विचलन की स्थिति बहुत जरूरी है, जब आपतित कोण और निर्गत कोण बराबर हो जाते हैं। और एक बात और, लेंसों को जोड़ने पर क्षमता यानी P तो जुड़ती है, लेकिन आवर्धन यानी M गुणा होता है, M1 गुणा M2। ये बच्चों को याद रखना चाहिए। हाँ, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बहुत काम आता है। चलिए अब पेज 11 और 12 की ओर बढ़ते हैं, जो प्रकाशिक यंत्रों पर हैं। पेज 11 प्रकाशिक यंत्र मानव नेत्र। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D 25 सेंटीमीटर सामान्य नेत्र के लिए। दर्शन कोण, यंत्रों का कार्य इस कोण को बढ़ाना है। दृष्टि का स्थायित्व रेटिना पर 1/16 सेकंड तक रहता है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि पेज 11 पर हमारी आंख की संरचना है। इसमें कॉर्निया, लेंस और रेटिना है और एक कोण थीटा बन रहा है। फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। प्रतिबिंब D पर बनने का सूत्र M बराबर 1 प्लस D बटा F। प्रतिबिंब अनंत पर बनने का सूत्र M बराबर D बटा F। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है पेज 12 पर एक सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख है, जहाँ एक बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ये दर्शन कोण वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसका असल में महत्व क्या है? देखिए, दर्शन कोण ही तय करता है कि चीज हमें कितनी बड़ी दिखेगी। पास आने पर चीजें बड़ी दिखती हैं क्योंकि कोण बढ़ता है, लेकिन हम 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास नहीं ला सकते, इसलिए कोण बढ़ाने के लिए हम यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और वो जो 1/16 सेकंड वाला फैक्ट है, ये तो वही बात हो गई ना जैसे वीडियो या फिल्में काम करती हैं? बिल्कुल। हमारी आंख पर पुरानी तस्वीर 1/16 सेकंड तक छपी रहती है और इसी बीच फिल्म का अगला फ्रेम आ जाता है, तो हमें लगता है कि वीडियो चल रहा है। वाह! बच्चों को सरल सूक्ष्मदर्शी के ये दोनों फॉर्मूले भी ध्यान से देखने चाहिए। एक तब जब प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बने और दूसरा जब अनंत पर बने। हाँ, दोनों के बीच का अंतर न्यूमेरिकल में बहुत फर्क डालता है। बिल्कुल। अब हम आते हैं पेज 13 और 14 पर। पेज 13 संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कंपोनेंट्स, अभिदृश्यक जिसकी छोटी फोकस दूरी और छोटा द्वारक होता है, नेत्र का जिसकी बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक होता है। कुल आवर्धन M बराबर MO गुणा ME। सूत्र अनंत पर M बराबर L बटा FO गुणा D बटा FE। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि पेज 13 पर दो लेंस हैं। पहला छोटा है जिसे अभिदृश्यक कहते हैं और दूसरा बड़ा है जिसे नेत्रिका कहते हैं। ये मिलकर एक बहुत बड़ा अंतिम प्रतिबिंब बना रहे हैं। और पेज 14 है दूरदर्शक। अभिदृश्यक बड़ी फोकस दूरी FO और बड़ा द्वारक। नेत्रिका छोटी फोकस दूरी FE। आवर्धन क्षमता M बराबर FO बटा FE। ट्यूब की लंबाई L बराबर FO प्लस FE। और यहाँ दूरदर्शक के चित्र में दिखाया गया है कि पहला लेंस बहुत बड़ा है ताकि दूर से आती हुई ज्यादा से ज्यादा रोशनी को इकट्ठा कर सके। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात नोटिस की मैंने। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की बनावट में लेंसों का जो आकार है वो एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा है। एकदम सही पकड़े। और मैं छात्रों को इसे याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक बताती हूँ। हाँ, वो ट्रिक बहुत काम आएगी। देखिए, जो चीज पास है, मतलब जिसे माइक्रोस्कोप से देखना है, उसके लिए पहला लेंस छोटा होता है, और जो चीज दूर है, जैसे टेलीस्कोप से तारे देखने हैं, वहां पहला लेंस बड़ा होता है ताकि वो दूर की रोशनी की हर एक बूंद को इकट्ठा कर सके। बहुत ही शानदार ट्रिक है। अब हम इस PDF के आखिरी पेज पर आ गए हैं। पेज 15 महत्वपूर्ण सूत्र एक नजर में। मैं सारे सूत्र पढ़ देता हूं। मिरर फॉर्मूला 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। लेंस फॉर्मूला
1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। स्नेल का नियम n1 sin i बराबर n2 sin r। और आगे है लेंस निर्माता सूत्र 1/f बराबर n-1 गुणा 1/r1 माइनस 1/r2। प्रिज्म सूत्र n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटा 2 पूरे के बटे में साइन a बटा 2। सूक्ष्मदर्शी m लगभग l बटा fo गुणा d बटा fe। दूरदर्शी m बराबर fo बटा fe। और सबसे नीचे लिखा है महत्वपूर्ण, सूत्रों में मान रखते समय हमेशा चिन्ह परिपाटी प्लस माइनस का ध्यान रखें। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक बहुत ही साफ और व्यवस्थित टेबल है। बाईं तरफ सूत्र का नाम और दाईं तरफ उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी है। ये पेज तो पूरे चैप्टर का एकदम निचोड़ है। बिल्कुल। और वो जो चिन्ह परिपाटी वाली आखिरी लाइन आपने पढ़ी, उस पर मैं विशेष जोर देना चाहूंगी। बोर्ड एग्जाम में अधिकतर गलतियां यही होती हैं। बच्चे फॉर्मूला सही लगाते हैं पर प्लस या माइनस की गलती से पूरा जवाब गलत हो जाता है। हाँ, तो बच्चों को इस बात का खास ख्याल रखना है। तो इसी के साथ हमने इन 15 पेजों का पूरा अध्ययन सफलतापूर्वक समेट लिया है। जी हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन सफर रहा ये। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।